So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पूरी टीम इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सब अपना डिनर कर रहे थे। कोई ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। हिबो बीच बीच में ज़ीही को देख रहा था और हाउशवान को। हाउशवान अपने पूरे दिन की बातें ज़ीही को बता रहा था। हुआन भी वहाँ पर आकर बैठ चुका था। सब लोग बिजी थे। तभी अचानक से एक हलचल सी मच जाती है और किसी और कंट्री के कोई सुपरवाइजर वहाँ आकर कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। वो बातें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो अब चाइना की सीट यानी कि हुआन के कानों तक भी पहुँच गई थी। और जैसे ही वो आवाज़ पहुँचती है एक हुआन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ज़ीही की नज़रें भी हुआन तक पहुँच गई थी। ज़ीही ने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है यहाँ? हिबो ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? ये क्या कर वो अपना डिनर कर रहा था, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में सिर्फ जहान का नाम चल रहा था। उसकी आंखें लगभग तरस गई थी जहान को सुबह से अब तक देखने के लिए। पता नहीं क्यों पर उसका मन बेचैन हो रहा था। ज़ीही ने कहा, कुछ नहीं, शायद कुछ हुआ है। ये कहकर ज़ीही खड़ी हो गई। हाउशवान ने कहा, जी मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहकर हाउशवान टेबल छोड़कर हुआन के पीछे जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हुआन अब ग्रुप के बीच में आकर खड़ा हुआ था। हुआन अपनी टीम का सुपरवाइज़र था। वो चाइना की टीम को लीड कर रहा था, इसीलिए एज अ टीम मेंबर और टीम लीडर होने के नाते उसका प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और सबके बारे में जानकारी लेना उसकी ड्यूटी भी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हुआन ने सामने खड़े हुए सुपरवाइज़र की तरफ देखते हुए पूछा, इज़ एवरीथिंग ओके? पर सुपरवाइज़र के चेहरे के जो हाव भाव थे उसे देखकर लग रहा था शायद प्रॉब्लम कुछ बहुत बड़ी है। उस सुपरवाइज़र ने इससे पहले कोई जवाब देता वहाँ पर हाउशवान भी आ गया था। सुपरवाइज़र ने एक बार हाउशवान की तरफ देखा और फिर हुआन की तरफ। उसके बाद एक फाइल हुआन के हाथों में रख दी। हुआन ने कहा, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे भी? ये कहकर वो हुआन फाइल पढ़ने लगा, पर जैसे जैसे वो पढ़ रहा था ये कहकर उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। हाउशवान ने कहा, सर इज एवरीथिंग ओके? पर इससे पहले कि हाउशवान को कोई भी जवाब मिल पाता, हुआन ने सामने खड़े हुए उस सुपरवाइज़र की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच है? उस सुपरवाइज़र ने कहा, अनफॉर्चुनेटली यस, पूरे एरिया को टाइट कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि केस यहाँ रुकने वाले हैं। हुआन ने कहा, हमारी टीम भी वहाँ है। उस सुपरवाइज़र ने कहा, हाँ, जो टीम वहाँ है वो अब वहीं रहेगी, वहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगी। हुआन ने कहा, पर ऐसे कैसे? हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया था। अगर हमें बताया गया होता तो हम प्रिकॉशन लेते, हम अपनी टीम को वहाँ ऐसे नहीं जाने देते। उस सुपरवाइज़र ने कहा, इसका क्या मतलब है? हाँ, हर कंट्री यहाँ पर सर्व करने आई है और इस तरीके से पार्शलिटी नहीं हो सकती। वहाँ पर आपके टीम मेंबर की ज़रूरत है और अगर वो वहाँ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ चीज़ों को हैंडल करना। आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। ये क्या कर वो सुपरवाइज़र थोड़ा सा हार्श हो रहा था, पर हुआन के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो सच में डर गया था क्योंकि सामने जो केस था वो बहुत अजीब था। हुआन ने कहा, अब तक क्या रिपोर्ट है? उस ऑफिसर ने कहा, बेहतर होगा इस बारे में हम लोग अपने कैबिन में जाकर बात करें। अगर हमने यहाँ बात की तो फालतू में हड़बड़ी मच जाएगी और अभी इस बारे में बात करना सीक्रेटली ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्या कर वो ऑफिसर वहाँ से जा चुका था। हुआन सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था। हाउशवान डर गया था। उसने कहा, सर आखिर हुआ क्या है? हुआन ने सिर्फ हाउशवान की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, किसी को कुछ मत कहना, किसी को कुछ भी नहीं, समझ आया तुम्हें? ये क्या कर हुआन वहाँ से जा चुका था और हाउशवान सिर्फ अपनी डरी हुई आंखों से वहाँ देख रहा था। उसने फिर उस टेबल की तरफ देखा जहाँ पर ज़ीही, ईबो और चैंग अपना डिनर कर रहे हैं। हाउशवान देख सकता था कि वो सब अभी खुश हैं, चेहरे पर इतनी टेंशन नहीं है, पर अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो शायद टेंशन बढ़ जाएगी। हाउशवान अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी ज़ीही ने आवाज़ लगाते हुए कहा, हाउशवान क्या हुआ? सर कहाँ गए हैं? ये क्या कर ज़ीही अपनी टेबल से खड़ी होती इससे पहले ही हाउशवान ने कहा, ज़ीही वहीं बैठी रहो, मैं आ रहा हूँ। ये क्या कर हाउशवान अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करता हुआ वहाँ पहुँच गया था। वो अपनी चेयर पर बैठा और अपने डिनर की प्लेट को अपनी तरफ आगे कर अपना डिनर करने लगा। ज़ीही को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, हाउशवान सब कुछ ठीक तो है? हाउशवान ने एक फोर्स्ड स्माइल देते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, क्या होगा? बस हुआन सब कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तुम जानते हो ना, शायद सप्लाइज देने के लिए वो वहाँ गए हुए हैं, चिंता मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहकर हाउशवान पर डिनर करने लगा, पर निवाला उसके हलक से नीचे जा ही नहीं रहा था। ये वो बात कर रहा था, चैंग भी बीच बीच में बात कर रहा था। वो लोग चाइना के बारे में बता रहे थे, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फाइनली 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया, पर हाउशवान का खाना अभी तक उसके हलक से नीचे उतरा नहीं था। ज़ीही सब कुछ देख रही थी पर वो पूछ नहीं पा रही थी। वो समझ सकती थी कि हाउशवान कुछ तो छुपा रहा है और शायद ईबो और चैंग की वजह से वो नहीं बता पा रहा है। फाइनली डिनर कंप्लीट हुआ। ईबो ने खड़े होते हुए कहा, ज़ीही अब तो इतना समय हो गया है, जहान का अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हर बार ऐसे ही होता है?
मैं कब से उनका वेट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ ना। आई मिस हिम सो मच। ये क्या करी वो बड़बड़ाने लगा। जी ने कहा डोंट वरी, वो आ जाएगा। पर हाउशवान के पास शायद इस चीज़ का जवाब था और वो ये देना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर वैनिंग और नीहू सेंग भी आ गए। वैनिंग पास्ट वाले विलेज से आया था। वैनिंग ने वहीं पर बैठते हुए कहा माय गॉड कितना टायरिंग डे था। नीहू सेंग भी थक हार कर वहीं बैठ गया। ये लोग 2 दिन के बाद अपने उस विलेज से वापस आए थे। इन लोगों को नहीं पता था चैंग और ईबो के बारे में। और जैसे ही वो लोग वहाँ बैठे और थोड़ा रिलैक्स करने ही वाले थे कि तभी नीहू सेंग की नजरें ईबो पर पड़ी और वो लगभग जग कर उठा। उसने कहा ईबो क्या तुम यहाँ हो? ये क्या कर वो अपनी टेबल से उठ चुका था। ईबो ने हंसते हुए कहा जीगा मैं यहाँ हूँ, कैसे हैं आप दोनों? ये क्या ईबो ने अपनी चिक्की से स्माइल दी। चैंग ने कहा लगता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हो। अब नीहू सेंग भी खड़ा हो चुका था और वैनिंग उसके कंधों पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर लगभग भौचक्का होकर पूछने लगा ये यहाँ क्या कर रहा है? जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है? नीहू सेंग ने कहा हाँ लगना क्या है, ज़रूर जहान के पीछे पीछे यहाँ आया होगा। क्यों मैं ठीक हूँ ना? ये क्या कर? नीहू सेंग हंस रहा था। ईबो ने कहा हाँ ये कुछ समझ सकते हैं, मैं बस जानका को मिस कर रहा था तो बस मैं यहाँ आ गया। ये क्या कर? ईबो हंसने लगा। नीहू सेंग ने कहा वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत आगे जाओगे। पर हाँ जान कहाँ है? ये क्या कर? नीहू सेंग इधर उधर देखने लगा। वैनिंग ने कहा क्या जान अभी तक वापस नहीं आया है? जी ने कहा नहीं अभी तक नहीं आया है। नीहू सेंग ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा पर क्यों, वो कब का गया हुआ है और कहाँ गया हुआ है? पर इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता हाउशवान का वॉकी टॉकी बजने लगा। हाउशवान ने वॉकी टॉकी की तरफ देखते हुए कहा आई थिंक मुझे जाना होगा। जी ने कहा हाउशवान हुआ क्या है? हाउशवान ने कहा पता नहीं हुआन सर मुझे बुला रहे हैं। जी तुम यहीं रुको, सबको संभालो, मैं आता हूँ। ये क्या कर? हाउशवान वहाँ से लगभग भागता हुआ जा चुका था। सब शांत हो गए और उस दिशा में देखने लगे जहाँ हाउशवान गया था। वैनिंग ने कहा सब कुछ ठीक तो है ना? क्या यहाँ कुछ हुआ है हमारी एब्सेंस में? जी एकदम से शांत हो गई। उसने कहा आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है। ईबो भी थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वो देख सकता था यह हलचल अब बढ़ रही है, लोगों के चेहरे की जो रंगत थी वो बदल रही है। अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अपने अपने बंकर्स में सब लोग वापस आ गए थे पर इस बार रात में कोई सोया नहीं था। सब बेचैन थे। काफ़ी सारे लोग एक मीटिंग रूम में शामिल हो चुके थे। जी अभी भी ईबो के पास बैठी हुई थी और वैनिंग और नीहू सेंग भी वहाँ से जा चुके थे। ईबो ने कहा जी सब कुछ ठीक तो है ना? ये सब लोग कहाँ गए हैं? क्या हर रोज़ इस तरह की मीटिंग होती है? पर जी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था, या था वो देना नहीं चाहती थी। और ईबो बार बार वही सवाल पूछ रहा था। जी ने ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा ईबो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर ईबो ने कहा नहीं कुछ तो हुआ है, देखिए ना हाउशवान का परेशान लग रहे हैं और बाकी सब यहाँ देखिए सब लोग कुछ बिजी लग रहे हैं। मैं टेंशन भाप सकता हूँ जी, कुछ तो हुआ है। और तुम वहाँ जा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें बुला रहे हैं ना वो सब लोग। जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा मैंने जहान को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ईबो ने कहा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हारी टीम तुम्हें बुला रही है तो आपको जाना चाहिए। ये कर ईबो इंसिस्ट कर रहा था पर जी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। 1 घंटा और गुजर गया। अब लगभग रात के 12 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने रूम से बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। तभी एक जीप वहाँ पर लगभग फुल स्पीड में आती है और जैसे ही वो जीप रुकी सब खड़े हो गए। ईबो ने कहा शायद लगता है जान का आ गए। ये कहकर वो हंसने लगा पर जी जानती थी कि जान के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इस वक्त इमरजेंसी टीम यहाँ आई हुई है। देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग वहाँ पर अपने मेडिकल सूट पहनकर उतर रहे थे। हाउशवान भी अब कैंप से बाहर आ गया था। हाउशवान ने कहा ये लोग आ गए। जी ने कहा क्या सिचुएशन है? हाउशवान ने कहा अच्छी नहीं है, मेडिकल टीम जा रही है, सप्लाईज भेजे जा रहे हैं, टेस्ट होना है। जी ने कहा और जान? हाउशवान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कोई खबर नहीं है। उन दोनों के बीच की टेंशन को ईबो और चैंग दोनों समझ गए थे। चैंग ने कहा जी क्या कुछ हुआ है? बताओ हमें क्या हुआ है। ईबो ने कहा जी प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। जान का वो ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? सच बताओ। वो बस पहले कि वो कुछ भी कहता वहाँ पर हुआन आ गया था। हुआन ने कहा हाउशवान क्या तुम तैयार हो? हाउशवान ने कहा जी सर। ये कहकर हाउशवान हुआन की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा सर जानका कहाँ है? हुआन ने कहा आई थिंक हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, सिचुएशन क्लियर नहीं है। ईबो ने कहा क्या सिचुएशन है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? जी ने कहा ईबो प्लीज़ काम डाउन, पेशेंस रखो। ईबो ने कहा पेशेंस रखो, काम डाउन हो जाओ। तुम लोग मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हुआ है, जानका कहाँ है? क्या इसका सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है? आप लोग इस तरीके से कोड वर्ड में बात क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दो। जानका ठीक तो है ना?
ईबो के ऐसे सवाल पूछने से और उसकी आवाज़ को बढ़ता हुआ महसूस करने से सब लोग समझ गए थे कि ईबो को इस तरीके से रोकना आसान नहीं होगा। हुआन ने एक स्टेप आगे लिया, ईबो की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मैच्योर बनो, तुम्हें तेरे से हल्ला नहीं मचाना चाहिए। ऐसे ही हुआन की बात सुनकर एकाएक बहुत शांत हो गया और वो हुआन की तरफ देखने लगा। हुआन ने अपना फ्रेम ठीक करते हुए कहा, जहान एक मेडिकल सिचुएशन में फंस गया है। जैसे ही ये बात कही गई, ईबो के चेहरे के जो बचे कुचे रंग थे वो और ज़्यादा उड़ गए। उसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। उसे एक इंट्यूशन हो रही थी कुछ गड़बड़ होने की, कुछ गलत होने की, और वो इंट्यूशन को वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। ईबो ने कहा, मेडिकल सिचुएशन मतलब? हुआन ने कहा, कुछ भी क्लियर नहीं है और हम कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते। मेडिकल सिचुएशन मतलब मेडिकल सिचुएशन। अभी जान वापस नहीं आ सकता। हाउशवान चलो मेरे साथ। ये कहकर हुआन आगे बढ़ गया था। हाउशवान समझ सकता था कि हुआन की इतनी कोल्ड और रूड वॉइस सुनकर ईबो को अच्छा नहीं लगा होगा, पर वो ये भी जानता था कि हुआन ने इस तरीके से बात इसलिए की है ताकि आगे और कोई सवाल ना पूछा जाए। हाउशवान ने ईबो के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था, ईबो को वहीं छोड़कर। ईबो की पूरी बॉडी लगभग ठंडा होता हुआ महसूस कर रही थी। उसने वहीं जब तक देखा जब तक हाउशवान और हुआन वहाँ से गायब नहीं हो गए। जी ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चैम्प बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। जान एक ट्रेंड इंटर्न है, उसे सब चीज़ों से डील करना आता है। ओके, तुम्हें बस ट्रस्ट करना है एंड वेट करना है जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। आई एम श्योर जान कल तक वापस आ जाएगा। जी सिर्फ मुस्कुराहट देकर एक तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। तसल्ली ईबो को या फिर शायद खुद को। ईबो वहीं बैठ गया, जी भी उसके बगल में बैठ गई, चैंग भी बैठ गया। सब सिर्फ इंतज़ार करने लगे हाउशवान और हुआन के वापस आने का। बहुत लंबा समय गुजर गया, लगभग 4 घंटे, और ईबो की अब आंख लग गई थी। वो जी के कंधे पर रखकर सर अपना सो गया था। तभी उसे एक सपना आता है, एक सपना जहाँ पर वो एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था। ईबो ने आवाज़ लगाते हुए कहा, यहाँ कौन है? क्या यहाँ कोई है? पर ईबो को वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ एक रूम था जो लॉक था। ईबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। वो थोड़ा डरा हुआ था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस रूम के नोब को खोला, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला अंदर बहुत रोशनी थी, बहुत ज़्यादा रोशनी। ईबो ने डरते हुए कहा, यहाँ कौन है? पर अंदर से पियानो की आवाज़ आ रही थी। कोई शख्स बहुत ब्यूटीफुल धुन बजा रहा था, और ईबो इस धुन को जानता था। ये तो वही राइम है ना जो बचपन में उसकी मॉम उसके लिए बजाती थी। ईबो के आंखों में आंसू आ गए। उसने लगभग अपनी डरती हुई और थरथराती हुई आवाज़ में कहा, माँ क्या ये आप हो? ये करीब वो उस रूम में और आगे बढ़ने लगा तो सामने पियानो में एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई थी, और वो पियानो प्ले कर रही थी। ईबो उस लेडी को जानता है, वाइट ड्रेस में, उसके वो शॉर्ट हेयर। ईबो पहचानता है। ईबो ने कहा, माँ। ईबो के लफ्ज़ थरथरा रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने सालों के बाद उसने अपनी माँ को देखा था, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। ईबो ने फिर आवाज़ लगाई, माँ, माँ प्लीज़ मुझसे बात करो ना, बोबो आपसे बात करना चाहता है। ये कहकर ईबो और आगे बढ़ने लगा। उसके कदम कांप रहे थे। वो अपनी माँ से सच में बात करना चाहता था, उन्हें गले लगाना चाहता था। पर इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता, एक सामने से सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठंडी हवा का झोंका आता है और सामने बैठा हुआ शख्स कहीं हवा में गायब हो जाता है, और ईबो डर कर उस दिशा में दौड़ने लगता है। उसने चीखते हुए कहा, माँ, माँ आप कहाँ हो? ये कहकर ईबो और तेजी के साथ भागने लगा, पर वो शख्स हवा में कहीं गायब हो गया था। और ईबो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा, माँ, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आई मिस यू, मुझे आपके साथ जाना है माँ, माँ प्लीज़। पर ईबो रो रहा था और उसकी माँ वापस नहीं आ रही थी। तभी ईबो को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर जान खड़ा हुआ था। ईबो की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा, जान? जान ने कहा, ईबो तुम क्यों रो रहे हो? ईबो ने तुरंत अपने आप को खड़ा किया और जान को गले लगाते हुए कहा, जान माँ, माँ, माँ मुझे माँ के पास जाना है। जान ने ईबो की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ कोई नहीं जा सकता ईबो, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ईबो ने कहा, पर मुझे जाना है जानगा, मुझे माँ के पास जाना है। आई मिस इट सो मच। जान ने ईबो को खुद से अलग करते हुए कहा, नहीं, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है और अब मुझे भी जाना होगा। जैसे ही जान ने ये कहा, ईबो ने कहा, आपको कहाँ जाना है जानगा? जान ने कहा, ईबो मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। ये कहकर जान अपना हाथ छुड़ाने लगा। ईबो ने कहा, आपको कहाँ जाना है? आप कहाँ जा रहे हो जानगा? नहीं, हाँ आपको नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा जानगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, आपके बिना नहीं रह सकता जानगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए।
पर जहान ने बहुत ही बेरहमी के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया और वो भी उसी तरीके से हवा में गायब हो गया जैसे कि इबो की माँ गायब हुई थी। और इबो बहुत तेजी के साथ चीखने लगा, जहान का। ये कहकर वो अपनी नींद से जाग गया। वो इतनी तेज चीखा था कि वो आवाज़ उस कमरे में पूरी तरीके से गूंज गई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी इतनी तेज आवाज़ से जी और चैंग भी जाग गए जो उसके अगल बगल सोए हुए थे। जी ने कहा, इबो क्या हुआ? पर इबो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, जहान का ठीक नहीं है। जी ने कहा, क्या मतलब है इस बात का? इबो ने कहा, मुझे महसूस हो रहा है जहान का ठीक नहीं है। मैंने उन्हें देखा जी मैंने उन्हें सपने में देखा। वो जा रहे हैं, वो मेरा मुझसे हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं जी। वो कहीं जा रहे हैं, मुझे जहान से मिलना है। प्लीज मुझे मिलना है। क्या कर? इबो लगभग बेकाबू हो रहा था। चैंग ने इबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, इबो होश में आओ, आंखें खोलो। ये क्या कर? चैंग इबो को हिलाने लगा, उसके कंधों को झकझोरने लगा ताकि इबो अपनी उस स्थान से वापस आ सके। अक्सर इबो के साथ ऐसा होता था। कभी कभी उसे नाइट में इस तरीके के अटैक आते थे जब वो कोई डीप स्लीप में होता था या अपनी मॉम को याद करता था या कोई बहुत ऐसी बात जो उसके दिल को लग जाती थी, तो इबो को कभी कभी ऐसे अटैक आ जाते थे। और काफ़ी सालों के बाद आज ऐसा हुआ था। इसीलिए चैंग इबो को उस स्थान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर इबो तो और ज़्यादा उस सपने में लगभग खोता जा रहा था। जी ने कहा, आखिर हो क्या रहा है? चैंग ने कहा, ये डीप स्लीप में पहुंच रहा है, इसे उठाना होगा। ये कहकर वो और ज़्यादा हिलाने लगा। जी ने कहा, आखिर डीप स्लीप में इसका क्या मतलब है? चैंग ने कहा, अक्सर से कभी कभी नाइटमेयर्स आ जाते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। जी ने कहा, पैनिक अटैक? चैंग ने कहा, हाँ, जब से हमने मिसेस लान को खोया है तब से ऐसा होने लग गया है। मास्टर लैन जब से गई हैं तब से इबो को इस तरीके का अटैक आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी सालों के बाद ऐसा हो रहा है। और ये जहान का नाम ले रहा है। शायद अपने ड्रीम में जहान को देखा है। क्या कर? चैंग शांत हो चुका था। जी ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? चैंग ने कहा, ये अपनी मेडिसिन यहाँ नहीं लेकर आया होगा। सी ने कहा, डोंट वरी, रुको। ये क्या? सी अपने मेडिकल किट की तरफ दौड़ने लगी। उसने अपना मेडिकल किट वहीं खोला और उसमें से एक इंजेक्शन बाहर निकाल कर इबो को इंजेक्ट करते हुए वो सिर्फ अपनी सिरिंज पढ़ रही थी। चैंग ने कहा, ये तुम क्या दे रही हो? सी ने कहा, डोंट वरी, ये सिर्फ एक कामिक इंजेक्ट है, इसके माइंड को शांत करने की कोशिश करेगा और इसे स्लीप देगा। ये कहा, जी ने इबो को इंजेक्शन लगा दिया था। अगले ही कुछ 10 मिनट के अंदर इबो शांत हो चुका था। वो जी की बाहों में सो गया। चैंग ने इबो के चेहरे से उस पसीने को पूछते हुए कहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जहान कहीं नहीं गया है, वो आ जाएगा। ठीक है? चैंग इबो के चेहरे से उस पसीने को पोंछ रहा था और उसे शांत कर रहा था। जी ने कहा, आई थिंक वो अभी वापस नहीं आएगा। चैंग ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? जी ने कहा, इबो सो रहा है इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पर मामला आसान नहीं है, सिचुएशन क्रिटिकल है। चैंग ने कहा, ऐसा हुआ क्या है? जी ने कहा, जिस एरिया में जहान गया हुआ है वहाँ पर एक डेथली वायरस फैल गया है। चैंग ने कहा, डेथली वायरस? जी ने कहा, हाँ, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए उस पूरी सिचुएशन को क्वारंटीन कर रखा है। तो वहाँ से अभी भी किसी भी मेडिकल स्टाफ का बाहर निकलना आसान नहीं है। हमारे यहाँ से भी सप्लाईज जा रही हैं, अभी तक टेस्ट क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उस वायरस का कोई एंटीडोट है या नहीं, और इसीलिए सबको वहीं पर लॉक किया गया है। एकदम से चैंग काम किया था। जी ने कहा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इबो से भी कहा और तुमसे भी कह रही हूँ, जहान एक ट्रेन इंटर्न है, उसे पता है। चैंग ने कहा, मैं जहान के लिए वरी नहीं हूँ, मैं इबो के लिए वरी हूँ। वो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा, वो किसी को भी इस हालत में नहीं देख सकता। मैंने तुमसे कहा ना, जब से उसे अपनी मॉम को खोया है उसे डर है मेडिकल सिचुएशन से। उसे हॉस्पिटल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। वो तो जहान और तुम लोगों की वजह से वो थोड़ा इतना कंफर्टेबल हुआ है डॉक्टर्स के बीच में, उसे कभी भी इसी पसंद नहीं है। सी ने कहा, पर हमें उसे संभालना होगा। क्या कहा? दोनों इबो की तरफ देखने लगे जो अभी भी अपनी नींद में खोया हुआ था या दवाई के नशे में था। वहीं दूसरी तरफ जहान और उसकी टीम जहाँ पर थी, पूरे एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया था, वार्ड्स बना दिए गए थे, मेडिकल सप्लाईज आ रही थी। पूरे एरिया में लगभग 50% लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे और जो 50% बचे हुए थे उनमें भी हल्के हल्के सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। इस एरिया में ये वायरस अब से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से है। और जहान की टीम यहाँ पर जिस दिन पहुँची थी उस दिन इसका पहला केस उन लोगों के सामने आया था और एक ही हफ्ते में ये केस इतने ज़्यादा बढ़ गए। फीवर, नॉशियस, बॉडी के ऊपर रैशेस, ये शुरुआती सिम्टम है इस डिज़ीज़ के। और उसके बाद एक एक कर ये डिज़ीज़ पूरी तरीके से जैसे ही काबू कर लेती है, 2 ही दिन के अंदर ये ऑर्गन फेलियर का कारण बनती है, जिससे मौतें इतनी तेज़ी रफ्तार से हो रही हैं।
2 दिन के अंदर लगभग 60 लोग दम तोड़ चुके हैं और 150 से भी ज़्यादा लोगों के अंदर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। इस गांव की आबादी ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर 400 से 500 लोग होंगे और उसके रेशियो में देखा जाए तो सिम्टम्स बहुत तेज़ हैं और 2 दिन में मौतें भी बहुत हैं। इसीलिए कंडीशन को देखते हुए मामला सच में बहुत सीरियस है। मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण अभी तक वायरस को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि वायरस क्या है और उसका एंटीडोट क्या होगा। सब सिर्फ स्टडी करने में बिजी हैं। जहान किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहा था तभी जेनेलिया वहाँ पर आती है। जेनेलिया ने कहा, जहान तुम इतने करीब से पेशेंट को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, अगर वायरस तुम्हारे अंदर आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये क्या कर, जेनेलिया बहुत दूर खड़ी हुई थी और जहान एक टेंट के अंदर एक पेशेंट को देख रहा था। जहान ने कहा, पर हमें पेशेंट को देखना होगा। जेनेलिया ने कहा, पर इतना करीब जाने की ज़रूरत नहीं है जहान। वो एक छोटी बच्ची थी जिसे जहान देख रहा था। जेनेलिया बात कर ही रही थी तभी उस लड़की ने वॉमिट किया और वो वॉमिट कोई नॉर्मल नहीं था, वो ब्लड था। जैसे ही जहान ने देखा, जहान ने कहा, माय गॉड, सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, प्लीज़ ब्रीथ करो। ये क्या कर, जहान उस छोटी सी लड़की को ऑपरेट करने लगा। जहान का मन लगभग कांप रहा था इतनी छोटी बच्ची को इस हालत में देखकर। उस लड़की का पूरा शरीर लगभग उस रशिश से भर चुका था और उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अगर उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो अगली 1 या 2 घंटे के अंदर वो दम तोड़ देगी। जहान ने कहा, जेनेलिया, क्या तुम्हें पता चला वहाँ से कैंप से कोई यहाँ पर आ रहा है या नहीं? ये क्या कहा, जहान बहुत ही ज़्यादा फास्टली उस लड़की की वाइटल्स चेक करने लगा। उसे चेक कर रहा था। जहान के चेहरे के ऊपर पैनिक साफ नजर आ रहा था। जेनेलिया ने कहा, जहान अभी कोई खबर नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ बी सिक्योर, इतना करीब मत जाओ, मेरी बात मानो। ये क्या कर, जेनेलिया जहान को रोकने की कोशिश कर रही थी पर जहान इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहता था, बस अपने सामने बैठी हुई इस छोटी सी बच्ची को बचाना चाहता था। जहान ने लगभग चीखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूँ? ये क्या कर, जहान उस लड़की की तरफ देखने लगा। तभी बाहर से वैन की आवाज़ आती है। जहान ने कहा, लगता है वो आ गए। ये क्या, जहान तुरंत उस कैंप से बाहर भागने लगा। जेनेलिया भी उसके पीछे जा रही थी और सामने एक वैन खड़ी हुई थी जहाँ पर मेडिकल सप्लाइज थे। एक एक कर सब कुछ नीचे उतरने लगा। 2 वैन और वहाँ पर आ गई थी और सभी लोगों ने, लगभग 24 से 25 लोगों की टीम ने उस पूरे एरिया को सील टाइट कर दिया था। फिल्म से पूरे एरिया को कवर कर दिया गया, टेप लगा दिया गया ताकि कोई भी उस एरिया से इस एरिया में बाहर ना आ सके।